दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में मूल अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। अधिकार तीन प्रकार के होते हैं। संविधान के अनुसार अधिकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है संवैधानिक अधिकार, दूसरा वैधानिक अधिकार और तीसरा मूल अधिकार। संवैधानिक अधिकार वो होते हैं जो व्यक्तियों को संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। संवैधानिक अधिकारों के अंदर मूल अधिकार भी आ जाते हैं और मूल अधिकारों से अन्य भी कुछ अधिकार हैं जो व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा, तो उनको संवैधानिक अधिकार कह सकते हैं। जैसे मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार यानी मतदान का अधिकार व्यक्तियों को है वो संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है, लेकिन मतदान का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो संविधान के द्वारा जो अधिकार व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है उनको बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। दूसरे होते हैं वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकारों को हम कानूनी अधिकार भी बोल सकते हैं। कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार, जो संसद के द्वारा एक कानून बना करके और व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं वो कानूनी अधिकार होते हैं यानी वैधानिक होते हैं। संसद एक कानून बनाती है और फिर व्यक्तियों को उसको प्रदान किया जाता है। जैसे आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना प्राप्त करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। संसद के अंदर एक एक्ट यानी विधेयक के तहत ये अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार पहले संवैधानिक यानी मूल अधिकार था। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार की सूची में था और अब इसको निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है एक एक्ट के द्वारा, एक विधेयक के द्वारा जो नागरिकों को प्रदान किया गया है। उसके बाद मूल अधिकार। मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं और जिनकी सुरक्षा की गारंटी होती है वो संविधान होता है, यानी जिनकी सुरक्षा की जो गारंटी संविधान के द्वारा की जाती है। और ये ऐसे मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए बहुत जरूरी होते हैं, यानी इनको कह सकते हैं प्राकृतिक अधिकार होते हैं। प्रकृति के द्वारा दिए गए ये अधिकार होते हैं, मतलब इन अधिकारों के बिना व्यक्ति का जीवन चल नहीं सकता है, वो अपने जीवन की उन्नति और समृद्धि के लिए वंचित हो जाएगा। तो संविधान द्वारा संरक्षित प्राकृतिक अधिकार, ऐसे अधिकार जिनकी सुरक्षा संविधान करता है और वो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं और उनको प्राकृतिक अधिकार यानी वो होते हैं मूल अधिकार। अब मूल अधिकारों में और होता है कि तानाशाह सरकार से नागरिकों की सुरक्षा। मूल अधिकार की मतलब कि मूल अधिकार का काम है कि वो नागरिकों की सुरक्षा करेगा तानाशाह सरकार से, कि यदि सरकार तानाशाह हो जाए और वो इस प्रकार से मतलब कि नियम और कानून कायदे बनाए जिससे लोगों का जीवन है वो दुर्भर हो जाए, तो इस प्रकार के सरकार की तानाशाहीता को रोकने के लिए ये मूल अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है जो नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करने का जो दायित्व है वो मूल अधिकारों के पास है। लोकतंत्र के आदर्शों की समृद्धि और उन्नति। किसी भी देश का जो लोकतंत्र होता है वो एक आदर्श पर स्थापित हो, और भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये दुनिया के लिए एक आदर्श लोकतंत्र है। तो इसके जो आदर्श हैं, इनके जो मूल्य हैं, उनकी समृद्धि और उन्नति हो, इसके लिए जरूरी है मूल अधिकार। क्योंकि व्यक्तियों को जो मूल अधिकार मिलेंगे, कुछ अधिकार मिलेंगे, व्यक्तियों को जो कुछ सुविधाएं मिलेंगी, तो उस सुविधाओं के आधार पे ही वो देश, वो जो क्षेत्र वो समृद्धिशाली होगा और लोग आराम से जीवन यापन करेंगे। तब उस देश में लोकतंत्र की समृद्धि होगी और लोग लोकतंत्र को एक आदर्श के रूप में मानेंगे। तो संविधान द्वारा संरक्षित प्राकृतिक अधिकार ये मूल अधिकार होते हैं जो तानाशाह सरकार से नागरिकों की सुरक्षा करती है। लोकतंत्र के आदर्श की उन्नति के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए मूल अधिकारों का आना बहुत ही जरूरी है। मूल अधिकारों में समाहित तत्व है। अब हम देखें कि कौन कौन से तत्व हैं जो मूल अधिकारों के अंदर है, यानी जो मूल अधिकार हैं उसमें तत्व समाहित है, कौन कौन से तत्व निहित हैं। उनमें एक है समानता। मूल अधिकारों के अंदर है समानता की भावना,
मतलब कि मूल अधिकारों में कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के समक्ष समान माना जाना चाहिए। किसी प्रकार का संविधान के समक्ष किसी भी व्यक्ति के अंदर भेदभाव स्थापित नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी वंश का हो, लिंग से संबंधित हो या किसी भी प्रकार से संप्रदाय से वो व्यक्ति आता हो, उनके अंदर समानता की भावना होनी चाहिए संविधान के समक्ष। ये मूल अधिकारों का एक महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा है सम्मान। मूल अधिकारों का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि सम्मान की भावना होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करे। ये नहीं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपमान करे, उसकी जो मर्यादा है, उसका गौरव है, उसकी इज्जत और सम्मान है, उसको ठेस कोई व्यक्ति पहुंचाए या कोई सरकार पहुंचाए, ऐसा नहीं है। तो उसका दूसरा तत्व है कि व्यक्ति का सम्मान हो। तीसरा तत्व है, मूल अधिकारों का तीसरा तत्व है कि राष्ट्र का हित होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति का हित हो और राष्ट्र का नुकसान हो, क्योंकि राष्ट्र का हित ही संपूर्ण व्यक्तियों का हित है। कुछ चुनिंदा लोगों का हित होगा तो राष्ट्र का हित नहीं होगा। तो इसमें राष्ट्र का हित होना चाहिए और राष्ट्र के अंदर व्यक्ति भी आ जाते हैं। तो मूल अधिकारों में जो तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है राष्ट्र का हित, उस देश के राष्ट्र का हित हो। ये मूल अधिकारों में ये तत्व है। एकता। और मूल अधिकारों के अंदर चौथा तत्व है कि सबके बीच में एकता की भावना होनी चाहिए। देश में विविधता है, अलग अलग प्रकार, धर्म, संप्रदाय, जाति, वंश, अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एकता है। ये मूल अधिकार यानी मूल अधिकारों की वजह से उन सभी के अंदर एकता कायम है। तो ये मूल अधिकारों के अंदर चार तत्व समाहित हैं। एक तो समानता की भावना, सम्मान की भावना, राष्ट्र का हित हो और राष्ट्र की एकता बनी रहे। अब मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? अब हम देखेंगे जो मूल अधिकार हैं, ये जो संविधान ने हमें प्रदान किए गए हैं या नागरिकों जो मूल अधिकार नागरिक या व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य है मूल अधिकार प्रदान करने का? कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो उनका उद्देश्य क्या है? देखेंगे, पहला है कानून की सरकार स्थापित करना, न कि व्यक्तियों की। मूल अधिकारों का पहला उद्देश्य है कि देश के अंदर कानून की सरकार स्थापित होनी चाहिए। कानून है, एक कानून बनाना चाहिए, एक नियम बनाए जाने चाहिए और उस नियम के अनुसार देश की सरकार की स्थापना होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की या व्यक्तियों के एक समूह की सरकार स्थापित हो जाए, यानी कि कोई एक व्यक्तियों के कोई समूह, उन्होंने एक समूह सा बना लिया और फिर देश में नियम और कानून का अपने अनुसार बनाते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों का भला होता है, कईयों का बुरा होता है। तो ये जो सिस्टम है, इसमें इस प्रकार के सिस्टम है, देश में अराजकता की भावना स्थापित हो जाती है। तो कानून की सरकार को स्थापित करने के लिए और व्यक्तियों की सरकार स्थापित नहीं होनी चाहिए। इसमें कानून यानी कि सभी व्यक्तियों का समान इसमें दायित्व होना चाहिए। विधानमंडल। दूसरा है विधानमंडल को मर्यादित करना। दूसरा कि मूल अधिकारों का दूसरा उद्देश्य ये है कि जो विधानमंडल, मतलब कि जैसे संसद है और राज्य में विधानसभा जैसे होती हैं, ये कानून बनाती हैं, तो मूल अधिकार इनको मर्यादित करते हैं। मर्यादित मतलब कि ये इस प्रकार के कानून न बनाए जो लोगों के यानी व्यक्तियों के विरुद्ध जाते हों। तो यदि संविधान के अंदर संसद ने या विधायिका ने कोई एक ऐसा कानून बना दिया जो व्यक्तियों के जीवन को दखलंदाजी करता हो, व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करता हो, तो इस प्रकार के जो कानून है, ऐसे कानून को नियंत्रित करने का जो काम होता है वो मूल अधिकार करते हैं। यानी विधानमंडल को मर्यादित करता है कि विधानसभा यानी विधान जो मंडल है, संसद है, वो अपनी एक मर्यादा में रह करके एक सीमा में रह करके एक कानून का निर्माण करे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उस देश की जनता यानी उस देश के व्यक्तियों का भला हो। उसके बाद में व्यक्तियों का मूल अधिकारों के जो उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य है कि व्यक्तियों का भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। यानी ये चार प्रकार के विकास होने चाहिए। भौतिक विकास होना चाहिए, यानी धन और संपदा है वो बढ़नी चाहिए। लोगों को जीवन निर्वाह के लिए पैसे की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है, उनके अंदर वृद्धि होनी चाहिए, उनके अंदर विकास होना चाहिए। बौद्धिक विकास, व्यक्ति अच्छा सा सोच सकें, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को प्रभावित कर सकें, देश को या दुनिया को एक सही और एक अच्छे रास्ते पर मार्ग दिखाएं। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा माहौल देना चाहिए
ताकि उनका बौद्धिक विकास हो, उनकी बुद्धि बढ़े, वो अच्छे तरीके से समझ सकते हो और सोच सकते हो, एक दूसरे को समझ सकते हो, समाज को समझ सकते हो, देश को समझ सकते हो। इस प्रकार से जो उनकी बुद्धि है उनका विकास होना चाहिए। दूसरा नैतिक रूप से यानी दया की भावना होनी चाहिए, उदार प्रवृत्ति के लोग होने चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत और सम्मान करनी चाहिए। तो ऐसी नैतिकता, उनका नैतिक विकास होना चाहिए, नैतिकता की भावना होनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए, उदार प्रवृत्ति उनमें स्थापित होनी चाहिए। और एक है आध्यात्मिक विकास कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। वो अपने विश्वास के किसी धर्म या संप्रदाय में जो विश्वास करे उनका एक बहुत ही सुंदर, एक शानदार विकास होना चाहिए। वो पॉजिटिव यानी सकारात्मक विकास होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति नकारात्मक प्रवृत्ति से किसी दूसरे लोगों को ठेस पहुंचाए। तो उद्देश्य यह है कि व्यक्तियों का भौतिक विकास हो। मूल अधिकार का उद्देश्य ये कि उनका अच्छा बौद्धिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास होना चाहिए। तो ये मूल अधिकारों के 3 उद्देश्य हैं। अब भारत के मूल अधिकारों का स्रोत यानी जो भारत के अंदर जो मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। अभी पहले 7 थे, अब 1 हटा दिए, 6 मूल। भारत के जो 6 मूल अधिकार हैं उनका जो स्रोत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। यानी भारत के मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां बिल ऑफ राइट्स जो 1991 के अंदर, और ये बिल ऑफ राइट्स क्या थे कि 1991 के अंदर संशोधन हुआ था। मूल जो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके मूल संविधान के अंदर मूल अधिकारों का जिक्र नहीं है, लेकिन 1791 के अंदर यानी 1791 के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर 10 संशोधन हुए थे और उन 10 संशोधनों के कारण उसके अंदर बिल ऑफ राइट्स, उनको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों के बिल, 10 संशोधन हुए थे और फिर उसके अंदर ये मूल अधिकार जोड़ दिए गए थे। और इन्हीं मूल अधिकारों से भारत ने प्रेरणा लेकर के अपने संविधान में जोड़ा कि ये प्राकृतिक अधिकार हैं और ये व्यक्तियों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया के अंदर सबसे पहले जो अपने संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ने वाला जो देश था वो था फ्रांस। फ्रांस ने 1789 में यानी फ्रांस ने अपने संविधान के अंदर 1789 में मूल अधिकारों को शामिल कर लिया गया था। उन्होंने अपने देश के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए और वह दुनिया का पहला एकमात्र ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपने देश के संविधान में मूल अधिकार जोड़े। अब हम यानी यदि बात यह हो कि भारत ने प्रेरणा किससे ली है मूल अधिकारों को, तब आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। और सबसे पहले दुनिया के अंदर मूल अधिकारों को जोड़ने वाला, अपने संविधान में जोड़ने वाला देश है तब आएगा फ्रांस। फ्रांस सबसे पहले दुनिया के अंदर मूल अधिकारों को जोड़ने वाला देश था। संविधान का भाग 3 यानी जो भारत का जो संविधान है उसका भाग 3 यानी संविधान का भाग 3 और उस भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के जो अधिकार दिए गए हैं उनको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, उनको कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। तो ये प्रश्न हो सकता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किससे कहते हैं, तो भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं कि भारत के संविधान का जो भाग 3 है और उस भाग 3 के अंदर 1235 तक जिन मूल अधिकारों का उल्लेख यानी वर्णन किया गया है उनको संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या था कि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के जो किंग जॉन थे, राजा जो कि इंग्लैंड के अंदर राजा किंग जॉन थे, उन्होंने वहां के नागरिकों को अधिकार प्रदान किए थे और वहां के नागरिकों के लिए जो घोषणा अधिकारों के जो एक घोषणा प्रपत्र प्रदान किया था, उन्होंने अधिकारों का घोषणा प्रपत्र प्रदान किया था और उनको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब कि नैसर्गिक यानी प्राकृतिक अधिकार जो जनता को प्रदान किए गए। मूल अधिकार 7 हैं। भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकार 7 थे। जो देश का संविधान जब बना और जब देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश पे लागू हो गया, जिसके सारे अनुच्छेद लागू हो गए थे, उसमें 7 मूल अधिकार थे और उस 7 मूल अधिकारों के अंदर 1978 के अंदर
1978 के अंदर, जिसमें मोरारजी देसाई की जनता दल की सरकार थी, तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया। 44वां संविधान संशोधन किया और 44वां संविधान संशोधन करके जो संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का जो मूल अधिकार था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और उसको कानूनी अधिकार बना करके उसे संविधान के भाग 12 के अंदर, संविधान के भाग 12 के अंदर अनुच्छेद 30 क में, संविधान के भाग 12 के अंदर अनुच्छेद 30 क के अंदर उनको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अभी जो भारत का जो वो है, ये कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। संविधान का सर्वाधिक विवादित एवं आलोचित भाग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान का सबसे ज्यादा आलोचित और विवादित भाग है, वो है भाग 3, यानी संविधान का भाग 3 है, जो नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करते हैं। उनमें सबसे ज्यादा विवाद होता है और उनमें सबसे ज्यादा आलोचना होती है, क्योंकि कुछ उसके अंदर नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, सुविधाएं प्रदान किए गए हैं, तो उसमें राज्य को भी तकलीफ होती है कि उनके अधिकारों का जो उनको सीमित कर दिया जाता है। इसलिए एक संविधान का विवादित और आलोचित भाग रहा है। और जो संपत्ति का जो अधिकार है, ये तो संविधान के लागू होने से तब से ही ये एक विवाद का विषय रहा है और धीरे धीरे विवाद ये जाकर के इसमें 1978 में जब इसमें संविधान के अंदर संशोधन करके इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से बाहर जब निकाला गया, तब जाकर के विवाद खत्म हुआ। अदरवाइज भूमि अधिग्रहण से संबंधित इसमें काफी लंबे समय से विवाद रहा अपने देश में। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान का सर्वाधिक विवादित एवं आलोचित भाग है, वो है भाग 3, जिसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। भारत में मूल अधिकारों की मांग, यानी भारत देश के अंदर मूल अधिकारों की मांग 1895 से शुरू हुई थी। सर्वप्रथम 1895 में भारत में मूल अधिकारों की मांग की शुरुआत की गई थी। लेकिन सबसे प्रभावी जो मांग थी भारत के अंदर, मूल अधिकारों की सबसे प्रभावी मांग हुई थी कांग्रेस के अधिवेशन में 1931, यानी 1931 में कराची के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कराची में 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके अध्यक्ष थे, और उन्होंने मूल अधिकारों की मांग की थी। एक ड्राफ्ट तैयार किया था, यानी जिनको नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, नेहरू जी के निर्देशन में ड्राफ्ट तैयार किया गया था और उनकी सर्वप्रथम सशक्त और मजबूती से मांग की गई थी मूल अधिकारों की भारत के अंदर। विशेषताएं, अब मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं। मूल अधिकार हैं, उनकी कुछ विशेषताएं हैं। अब हम एक एक करके मूल अधिकारों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कुछ नागरिकों के लिए, यानी पहली विशेषता है, मूल अधिकारों की पहली विशेषता है कि ये कुछ नागरिकों के लिए है और कुछ व्यक्तियों के लिए। यानी मूल अधिकार कुछ तो नागरिकों के लिए है और कुछ व्यक्तियों के लिए। अब ये है कि नागरिक और व्यक्ति क्या होते हैं। अब हम देखें कि इसमें देर का कि कुछ तो नागरिकों के लिए है और कुछ व्यक्तियों के लिए है। तो नागरिक और व्यक्तियों में अंतर क्या है? तो नागरिक और व्यक्ति तो होते हैं मनुष्य, मानव। मनुष्य यानी मानव व्यक्ति हो गए, मनुष्य मानव व्यक्ति हो, वो चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी देश का हो, वो मनुष्य यानी वो मानव हो, विदेशी भी हो सकता है, भारत का भी हो सकता है, कहीं हो सकता है। और नागरिक क्या होता है? किसी मनुष्य का यानी व्यक्ति का राज्य के साथ समझौता, राज्य के साथ समझौता, यानी व्यक्ति का राज्य के साथ समझौता। किसी व्यक्ति का एक राज्य के साथ समझौता हो जाए तब वो वहां उस देश का नागरिक हो गया। समझौता मतलब कि राज्य व्यक्ति को कुछ सुविधाएं देगा, उनके जीवन जीने के लिए कुछ सुविधाएं देगा, और उसके बदले के अंदर व्यक्ति राज्य के प्रति निष्ठा की भावना रखेगा। राज्य पर संकट आएगा, उस पर अपने आप को न्योछावर करने के लिए वो सदैव तैयार रहेगा। तो भारतीय संविधान के अंदर कुछ नागरिकों के लिए जो अधिकार हैं वो हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये
नागरिकों के अधिकार हैं, यानी ये सिर्फ भारत के रहने वाले लोगों को ही प्रदान किए जाते हैं, ये अधिकार विदेशियों को नहीं मिलेंगे। अनुच्छेद 14 विदेशियों को अनुच्छेद 15, 16 ये विदेशियों को नहीं मिलेंगे, 19 विदेशियों को नहीं मिलेंगे, 29 और 30 ये वैसे अधिकार हैं जो यहाँ के रहने वाले नागरिकों के प्रदान किए जाते हैं। उसे कुछ व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकार हैं जो व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्तियों यानी विदेशियों को भी प्रदान किए जाते हैं। तो इनको छोड़ करके बाकी के जो अधिकार हैं वो व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। उसको विदेश जो व्यक्ति है वो भी प्रदान, यानी विदेश में रहने वाला व्यक्ति हो चाहे कहीं भी हो जो भारत के अंदर आया हो, उनको ये अधिकार वगैरह प्रदान किए जा सकते हैं।